अब गिट इग्नोर बेसिकली एक टूल है। एक्चुअली ये उसी की एक फाइल है, गिटहब और गिट। अब गिट और गिटहब क्या होता है कि सिंपली गिट जो है वो हमारे लिए ना काम करता है हमारे फाइल ट्रैकिंग को। जो हमारा कोड है, कोड बेस है हमारी एप्लीकेशन, उसमें जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसकी ईच एंड एवरी मूवमेंट को ट्रैक करके अपने पास स्टोर करते हैं। फिर आता है गिटहब। अब गिटहब क्या करता है कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे। Okay, please introduce yourself. Yes, my name is Ahad and I am a senior full stack developer at Emergy Mentor. I have 3+ years of experience in development and I also have experience in DevOps. I am currently doing software engineering from Arid Agriculture University, and currently my fifth semester is pursuing. I am working in two different stacks to mean two different programming languages. First one is JavaScript and second one is PHP. In JavaScript, I was working in different frameworks like for front end using React or Next.js, for back end using Node.js and Express.js. In PHP, I am using Core PHP and his framework Laravel. So that's my basic intro. Okay, okay, great. And currently you are doing your bachelor degree, right? Yes. Okay, my first question is degree matter in the in our field? Is it helping you in your field? नहीं, अगर देखा जाए तो डिग्री मैटर करती है, लेकिन अगर रेशो देखी जाए तो 5% सिर्फ। 95% डिग्री मैटर नहीं करती है। अभी करंटली मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरा 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। लेकिन ना उस मतलब इंटरव्यू और उसके जो हायरिंग का प्रोसेस था उसमें मुझसे बिल्कुल भी मेरी डिग्री के रिलेटेड नहीं पूछा गया कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सिर्फ उसने उन्होंने मेरी स्किल्स देखी और उन्होंने उस स्किल की बेस पे मुझे हायर किया, दैट्स इट सिंपली। ठीक है, बट डिग्री आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल के अंदर हेल्प आउट कर रही है, लाइक आपको एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया, एंड्रॉयड का, हुँ। नेटवर्किंग का। इसके अलावा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमें सॉफ्ट स्किल। हाँ, यस। हाँ, यस, हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें सब जस्ट ना सिंपली हमें हर डिपार्टमेंट या हर फील्ड का एक बेसिक इंट्रो दे दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट उसमें ये हो रहा है, नेटवर्किंग है ये हो रहा है, अगर ओप की बात करें तो उसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करो, उसमें डीप में जाना आपका खुद का काम है। डिग्री आपको ना टू द पॉइंट चीज़ें बता देती है कि ये फील्ड्स हैं, इसमें ये काम हो रहे हैं, दैट्स इट। तो सिर्फ इतना हेल्प आउट करती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करो, उसमें मूव ऑन कर सकते हो। आई थिंक सो, मेरे ख्याल में यही। जी बिल्कुल। डिग्री आपको ओवरव्यू देती है कि आपके पास डिफरेंट एग्जैक्टली। होते हैं, और उनमें से देन आप किसी एक के अंदर मास्टर करते एग्जैक्टली। हैं। ओके, सो ये हमारा पीएचपी लारवल का इंटरव्यू है। सो हम इसको पीएचपी से स्टार्ट करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में हम ये कह सकते हैं, इसमें हम एक स्पेसिफिक स्कोप डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो एक स्पेसिफिक स्कोप तक लिमिटेड है। मीन के फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है और उस पे मैंने एक स्पेसिफिक को अपना कोड लिखा और एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक उस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करके मैं यूज़ कर सकता हूँ, दैट्स इट। और अगर ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको मैं उस स्पेसिफिक पेज पे कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ एज अ ग्लोबल, तो मीन की पूरी एप्लीकेशन के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है दोनों में। ओके, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है ऐड का। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है। फर्स्ट ए और बी, दो मैंने वेरिएबल बनाए हैं। अब इन दो वेरिएबल मैंने सेम क्लास के अंदर बाहर एक्सेस करना है, तो क्या मैं इनको कर सकता हूँ? हाँ। रिपीट करिए क्वेश्चन काइंडली। या आई हैव अ फंक्शन which have two parameters, and I want to call those outside of the function within the same class. So can I do that? ये आई थिंक इसे हम कॉल नहीं कर सकते। मीन अगर एक क्लास है और उसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो जो वेरिएबल है उस क्लास की स्कोप के अंदर रहते हुए हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको एज अ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स पे नहीं कर सकते। ठीक है। ओके,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेरिटेंस से रेलेवेंट है। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स? इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअली एक ऊप का कॉन्सेप्ट है। ऊप के जो बेसिकली पिलर्स हैं वो 4 हैं, जिसमें इनहेरिटेंस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है और एनकैप्सुलेशन आ जाता है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक जनरली क्लास है और उस एक और उसको हम एज अ पेरेंट क्लास कंसीडर कर लेते हैं, और एक हमारे पास एक और क्लास है जिसको हम बेस क्लास कंसीडर कर लेते हैं। जो बेस क्लास है वो डायरेक्टली जो लिंक है वो हमारी पेरेंट क्लास से होगी। मीन के जो पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस, मेथड और ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी बेस क्लास के अंदर एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो है इनहेरिटेंस का। ओके, ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ PHP परफॉर्म द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दी है वो एक सिंगल 2 क्लासेस की है। एट द सेम टाइम हम मल्टीपल क्लासेस बना के उनको आपस में उनका रिलेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास को बनाया जाए, मीन एक ही रिलेशनशिप बनाया जाए। हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। हो सकता है कि एक क्लास पेरेंट मतलब मेरे पास 4 क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास आ गई, बाकी 3 बेस क्लासेस हैं। तो उन तीनों में से कोई एक क्लास बेस के साथ अटैच हो, कोई एक क्लास डायरेक्टली पेरेंट के साथ अटैच हो। तो इस तरह मल्टीपल हम रिलेशनशिप बना सकती हैं क्लासेस के। तो ऐसा चीज हम पे डिपेंड करता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। मीन अब एज सच मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें एक हिरार्की टाइप सारा सिनेरियो आ जाता है। जी बिल्कुल। लेट्स से एक आपके पास क्लास है और उसने दो क्लासेस के मेथड्स को यूज करना है, तो एट द सेम टाइम हम्म PHP के अंदर हम एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे हम्म करते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकें अपनी क्लास के अंदर? फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर सकते हैं, मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और मैं 2 बेस क्लासेस बना लेता हूँ। मेरे पास जो एक क्लास ए है, एक क्लास बी और एक क्लास सी है। अब जो सी क्लास है उसने ए बी क्लास के भी कुछ मेथड्स को रिसीव करना है, और जो ए क्लास है उसको भी कुछ रिसीव करना है, मतलब उनको यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी क्लास को लिंक कर दूँगा ए क्लास के साथ, और जो सी क्लास है उसको मैं लिंक कर दूँगा बी के साथ। तो एक इनहेरिटेंस की एक टाइप बन जाएगी ये भी, जिसमें मैं सी क्लास के अंदर रहते हुए ए के ऑब्जेक्ट्स को भी कॉल करके यूज़ कर सकता हूँ एज़ सच। सेम टाइम पे बी क्लासेस के जो फंक्शन है उनको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस केस के अंदर हमारे पास लेट्स से लिमिटेड क्लासेस हैं, इन फ्यूचर हमारे पास 10 क्लासेस हैं जिनके हमने मेथड्स को यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम इस तरह से एक क्लास के लिए दूसरी क्लास के अंदर पहले उसकी हम इनिशियलाइजेशन करेंगे और फिर एक्सेस करेंगे। कोई और हमारे पास ऐसा वे जिससे हम डायरेक्टली उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकें विदाउट द नीड ऑफ थर्ड क्लास? एज सच आई थिंक इसका मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है। तो ये है कि थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ सकती है डेवलपमेंट के अंदर तो आप उसको जाके रिसर्च करो, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। हमारे यहाँ इस चीज़ को हम ट्रेड्स के जरिए अचीव करते हैं। सो हम्म यू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रेड्स? ट्रेड्स का एज सच मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। वो मैंने इसको लारावेल के अंदर पढ़ा हुआ है। इसमें जो लारावेल के अंदर बिल्ट इन ऑथेंटिकेशंस हमें मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके अंदर जो बेसिकली वो जो उनकी लॉजिक प्रोवाइड की जाती है वो सारी ट्रेड्स पे ही हैंडल की जाती है। उनको तो हम एज अ फैसेट डील कर रहे होते हैं। लेकिन बैकएंड पे जो वो उनकी लॉजिकल चल रही होती हैं, जो उन्होंने उसको सिस्टम बनाया होता है, वो सारा ट्रेड्स पे डिपेंड होता है। मीन अगर मैंने उसकी ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है तो एज सच हमें डायरेक्टली कोई क्यूरी या कोई इस तरह का मेथड यूज़ नहीं आएगा। उन्हें डिफ़ॉल्ट हमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे, हम उनको यूटिलाइज़ करके अपना काम कर रहे होंगे। तो एक्चुअली जो फंक्शंस है वो पीछे ट्रेड्स पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने वो वाला मैकेनिज्म इसमें यूज़ किया होता है। ठीक हो गया। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेस मॉडिफायर्स के रिलेवेंट है। अब हम पूरे PHP और रूट की बात कर रहे थे, तो हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: प्राइवेट, हुँ। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो व्हाट्स योर डिफरेंस? यस, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया इनहेरिटेंस के अंदर के एक क्लास हमारे पास है पेरेंट ए और एक क्लास बी है जो कि बेस क्लास है। तो बेस क्लास सारे के सारे फीचर्स अगर हम उसको इनहेरिट करते हैं बी क्लास को ए क्लास के साथ, तो वो सारे के सारे फीचर एक्सेस कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ ना कुछ इस तरह के मेथड और फंक्शंस भी हो सकते हैं जो हम नहीं देना चाह रहे अपनी बेस क्लास को। तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस इन्हीं एक्सेस मॉडिफायर की बेस पे लगाते हैं, जिसमें अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए,
तो मैं उस वेरिएबल को एज अ पब्लिक डिक्लेयर करता हूँ, तो मीन के मैं इसको अपनी बेस क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, बेस क्लास को एक्सेस कर सकती है। एज सच अगर मैं उस फंक्शन मेथड को या ऑब्जेक्ट को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ, तो वो उसकी एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है और वो बाउंड्री मेरी क्लास है, उस क्लास से बाहर वो कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो सकता, चाहे वो किसी कोई दूसरी क्लास उसको इनहेरिट ही क्यों ना कर ले वो, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकती। और जो इसमें लास्ट चीज़ है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि इसमें अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, तो जो बेस क्लास हमारी पेरेंट क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो वो उसके फीचर्स को यूज़ कर सकती है। ऐसा कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इन चीज़ों को, लेकिन जो बेस क्लास है, जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसके साथ जुड़ी है, वो इसको यूटिलाइज कर सकती है। ओके, ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पीएचपी के रेलेवेंट। हमारे पास पीएचपी के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रोसीजरल मेथड है, पीडीओ मेथड है, हम्म। तो आपने कौन सा यूज़ किया हुआ है? इसमें एक्चुअली डिफरेंट मेथड्स हैं काम करने के। इसमें जो बेसिक्स क्यूरीज वाला मेथड है ना, जो एज सच एसक्यूएल भी प्रोवाइड करता है, माई वही यूज़ किया हुआ है। लेकिन देखा जाए तो माई के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा भी होता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी दूसरी टेक्निक्स के मतलब डिफरेंट टेक्निक के थ्रू ना अपनी जो एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं उसको क्रैक कर लेते हैं, तो डाटा रिट्रीवल हो जाता है, डाटा हैक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आता है सिंपल एसक्यूएल क्यूरीज में, तो इसके बिहाफ पे डिफरेंट हमें मेथड्स मिलते हैं पीएचपी की तरफ से, लाइक पीडीओ है, उसके बाद बाइंड पैरम्स हैं। तो ऐसा मैं उनकी तरफ मूव ऑन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली फ्रेमवर्क लारावेल की तरफ चला गया था, जिसमें उसके अपने डिफ़ॉल्ट मेथड्स मिलते हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योरेबल है। गुड जॉब आहत। अब हम मूव करते हैं लारावेल की तरफ। हम लारावेल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कौन कौन से लारावेल के वर्जन्स के साथ काम किया है और मेन डिफरेंस क्या है, लारावेल अपने वर्जन्स क्यों लॉन्च कर रहा है? अब इसमें अगर मैं अपनी बात करूं पहले, तो लारावेल के अंदर मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था, तो मैंने लारावेल 7 से आई थिंक स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने इंस्टॉल लारावेल 8 की थी और जिसके ट्यूटोरियल मैं फॉलो कर रहा था वो लारावेल 7 पे करवा रहा था, तो ऐसे मैंने वहाँ से सीखा था। और उसके बाद लारावेल 8 पे काम किया है सच, और उसके बाद लारावेल 9 पे किया। उसके बाद मैं फिर मूव कर गया था नोड जेएस पे, और वहीं पे उसी पे काम करता रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोर पीएचपी पे काम किया है। अभी जहाँ पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा लारावेल की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो लारावेल का वर्जन है वो 11 वर्जन है। अब इसमें अगर देखा जाए वर्जन्स क्यों आते हैं, तो बेसिकली होता है क्या है कि एक चीज़ हमने एक सिस्टम या एक फंक्शनैलिटी लॉन्च कर दी है, तो कुछ अरसे बाद हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते हैं लेकिन उनमें कोई बग होता है, या उनको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करके एक नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं। तो बेसिकली ये रिलीज़ होती है कि एक फंक्शनैलिटी, एक मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कोई इश्यूज़ आ गया, इश्यू निकल आए हैं, उसको इम्प्रूव कर दिया, या कोई मज़ीद नए फीचर्स ऐड कर दिए, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका एक नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं। तो बेसिकली एग्जैक्ट जो वर्जन है, कॉन्सेप्ट है, वो यही है लारावेल के अंदर। बाकी ओवरऑल भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि हर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कुछ नई चीज़ें ऐड करके उसको ऐड करके लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमारे पास जब हम लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमारे हम्म। पास एक फाइल आती है डॉट इग्नोर। सो व्हाट्स द हम्म। दिस फाइल? अब गिट इग्नोर बेसिकली एक टूल है। एक्चुअली ये उसी की एक फाइल है, गिटहब और गिट। अब गिट और गिटहब क्या होता है कि सिंपली गिट जो है वो हमारे लिए ना काम करता है हमारे फाइल ट्रैकिंग को, जो हमारा कोड है, कोड बेस है हमारी एप्लीकेशन, उसमें जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसकी ईच एंड एवरी मूवमेंट को ट्रैक करके अपने पास स्टोर करता है। फिर आता है गिटहब। अब गिटहब क्या करता है कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे। और अब इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं हमें गिटहब पे, जिसको कोड स्टोर करने के मैकेनिज्म को हम रेपोजिटरी कह देते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह, डिफरेंट वर्जनिंग वगैरह हो जाती है। तो अब गिट इग्नोर भी उसी का एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, सिस्टम है लारावेल की, तो इसमें एक एनवायरनमेंट फाइल होती है बेसिकली, जो कि कीज होती हैं उसके अंदर, तो वो सिक्योर एक फाइल होती है। अब हम नहीं चाहते कि हम अपना कोड जब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पुट करें, जो कि पब्लिकली हर कोई एक्सेस कर सकता है मेरे कोड को, तो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट कीज को देख ले, तो गिट इग्नोर के अंदर हम अपनी उन फाइल्स को लिस्ट कर देते हैं जो फाइल ट्रैकिंग के अंदर, और जब हमारा कोड उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पुश होता है, तो वो उनको प्रिवेंट करता है, रोकता है कि आप ना जाओ। तो बेसिकली ये इसका मकसद है। राइट, राइट। My next question is from the internal structure. Let's say you have created a controller
एंड हुँ। इन द कंट्रोलर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डॉक्यूमेंटेशन हम वहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं इनवोक। उसका क्या पर्पस है? नहीं एज़ सच मैंने इन्वोक यूज़ नहीं किया। ठीक है, आपने लेट्स से एक लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट किया, तो उसके अंदर हम हुँ। यूज़ करते हैं या रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, अगर आपने किसी कोई एग्जांपल के अंदर देखा हो। नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर कंट्रोलर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होता है एज़ अ एपीआई भी या एज़ अ फ्रंट एंड के तौर पे भी मतलब डाटा आ रहा है, तो क्या होता है कि सिंपली हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो हम डाटा पोस्ट के थ्रू या गेट के थ्रू भेज रहा होता है बंदा आगे से या एपीआई के थ्रू आ रहा होता है, हम उसको कैप्चर करते हैं और आगे अपना जो भी क्यूराइज़्ड करना है या आगे जो भी अपना काम करना है हम उनको एज़ सच परफॉर्म कर लेते हैं। तो आई थिंक जो डाटा कैप्चर करने का मेथड है उसको आई थिंक इन्वोक कहते हो, मे बी। ठीक है, हम डेटा को दो तीन तरीके हैं लारवल के अंदर उनसे रिट्रीव कर रहे होते हैं। हमारे हुँ। पास एलोकेंट है, उसके बाद क्यूरी बिल्डर है, या रॉ क्यूरीज का मेथड है। सो हुँ। मेन डिफरेंस क्या है एलोकेंट का और क्यूरी बिल्डर का, कौन सा फास्टर है, और हमें किस सिनेरियो की बेस पे वो यूज करने चाहिए? एक्चुअली हाँ, ठीक है। अब पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब आपने क्वेश्चन किया था एसक्यूएल क्यूरीज़ के रिलेटेड तो उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ना एसक्यूएल अपनी बेसिक क्यूरीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि सिक्योर होती हैं लेकिन एक लिमिट तक। तो उसके बाद हमें कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम हैकिंग से रोका जा सके या दूसरे सर्वर अटैक से रोका जा सके। तो लारवेल एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो अपने बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मेथड्स लाइक क्यूरी बिल्डर, उसके बाद एलोकेंट आरएम, रॉ क्यूरीज़। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्यूरी बिल्डर के अंदर हम कोई एज सच स्कीमा डिफाइन नहीं करते, हम अपने कोड बेस के अंदर जाकर कोई स्कीमा कोई माइग्रेशन एज सच नहीं बनाते, हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं मैन्युअली और क्यूरी बिल्डर के थ्रू उसी मैन्युअली प्रोसेस के थ्रू उसी अपने जो टेबल्स हैं अपना डाटा है उनको रिट्रीव कर लेते हैं, उनमें स्टोरेज कर लेते हैं। मीन एज सच कोई स्कीमा नहीं बनाते, डायरेक्टली मैन्युअली स्ट्रक्चर डीबी के अंदर बना देते हैं। एलोकेंट आरएम जो है उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने सिस्टम के अंदर पहले एक स्कीमा क्रिएट करते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन की बेस है, मीन की डेटाबेस एक्चुअली एप्लीकेशन की बेस होती है, तो जो बेस है हमारी वो किस तरह की दिखेगी, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो हम एक स्पेसिफिक कोड के थ्रू उसको लिस्ट करते हैं। फिर लिस्ट करने के बाद हम उसको वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, मीन उसको हम लिंक करते हैं अपनी डेटाबेस के साथ और फिर एलोकेंट आरएम अपनी एक अलग से क्यूरीज़ प्रोवाइड करता है और बिल्ट इन फंक्शंस और रिलेशनशिप होते हैं, तो हम उनका यूज़ करके डाटा रिट्रीव और डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो क्यूरी और एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज प्रिवेंट कर रहा होता है। कर रहा होता है क्योंकि बैक अगर देखा जाए ना तो देख कर रहा होता है एक तरह से। ठीक है, तो कहाँ पे हमें किस सिनेरियो में क्यूरी बिल्डर यूज करना चाहिए और एलोकेंट? अगर मैं अपने केस में देखूँ तो एज़ सच अगर आपके पास सिंपली टाइम है ना मतलब थोड़ा-सा टाइम है आपके पास डेवलपमेंट के रिलेटेड तो आप सिंपली मॉडल और एलोकेंट आरएम की तरफ मूव ऑन करें। स्टार्टिंग में इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, आपको स्कीमास खुद बनाने पड़ते हैं, थोड़ी-सी रिलेशनशिप ये वो मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है स्टार्टिंग में और आगे जाके आपको ये बहुत बेनिफिट देता है चीज़। हम्म। लेकिन अगर क्वेरी बिल्डर की को देखें तो ऐसा जब आप मैनुअली जाएँ ज अगर आपकी जो डेवलपमेंट कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है या इतना कोई ख़ास नहीं है, तो आप सिंपली जाएँ मैनुअली अपनी डीबी वो जो सेटअप है वो करें और सिंपली क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके ऑन द स्पॉट काम कर लें, अगर आपने थोड़ी फ़ास्ट डेवलपमेंट करनी है। लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रोसेस फ़ास्ट होता है, लेकिन थोड़ा-सा आगे जाके जब हम उसके टेबल्स के रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें फिर वही जॉइन्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो थोड़ा तंग करती है चीज़। तो ये थोड़ा-सा इसमें मेजर ठीक डिफ़रेंस है, आता है। अगर ये तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे एक बंदे ने दोनों चीज़ें लर्न की हुई हैं और एक सिनेरियो है, वो चाहता है कि मैं क्यूरी बिल्डर क्यों यूज़ करूँ और एलोकेंट क्यों यूज़ करूँ, उसका मेन बेनिफिट उसे क्या मिलता है? मेन बेनिफिट ये मिलता है मतलब कि जो इसमें एलोकेंट एक एक क्वेश्चन ये भी है कि हम एलोकेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जो हमारे पास क्यूरी हुँ। है उसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूरीज लगा सकते हैं। तो एलोकेंट आरएम में ना एज़ देखा जाए क्वेरी बिल्डर के कंपैरिज़न में थोड़ा सिक्योर है। इसमें हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम बहुत से स्कीमाज़ या बहुत सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं जो कि डाटा प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनरल एग्ज़ाम्पल दूँ हमने एक डाटा एज़ अ एपीआई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट यूज़र्स की डिटेल्स आ रही है, तो जैसे ही मैं डाटा एक्सेस करता हूँ मुझे क्वेरी अपना सारा रिकॉर्ड दे देती है। तो
क्यूरी बिल्डर के अंदर हमें वो डाटा खुद प्रिवेंट करना पड़ेगा जाके, या एक मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा जो इसके कंपैरिजन में है लुक और आरएम उसमें मॉडल्स बनते हैं, मॉडल्स और माइग्रेशन के साथ लिंक होता है, तो हम सिंपली एक छोटे से फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे डाटा को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। मीन के एज लाइक आप कह सकते हैं ऊप का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हमने डाटा तो यूजर को दिखाना है लेकिन उसका टू द पॉइंट कोई रेलिवेंट डाटा नहीं दिखा रहे, पासवर्ड भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो बेसिकली एलुकेंट आरएम के अंदर हमें बहुत सारे हेल्पफुल फीचर्स और फंक्शंस मिल जाते हैं जो डेवलपमेंट आसान कर देते हैं एक तरह से, और एक सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करते हैं। मीन कम टाइम और कम मेहनत में थोड़ी सी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी मिल जाती है। बिल्कुल, मोस्टली डेवलपर यही यूज कर रहे होते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। बट आई डोंट नो व्हाई लार्वा इंट्रोड्यूस दिस क्यूरी बिल्डर। मैं चले, वैसे तो इस इंटरव्यू के बाद इसके क्वेश्चंस के इसके आंसर्स की वीडियो बनाऊंगा। हम्म। इसमें बेसिकली हमारे पास जो क्यूरी बिल्डर है वो ज़्यादा फास्टर है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ पे हम क्यूरी बिल्डर यूज़ करते हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीएच फ्रॉम लारावेल कलेक्शंस। सो मुझे कुछ मेथड्स के नाम बताएं कि हमारे पास लारावेल के कौन कौन से कलेक्शंस के मेथड होते हैं। कलेक्शन ऐसे आप पूछ रहे हैं कि जो इसके अंदर फीचर्स हमें मिलते हैं? जी, लारावेल कलेक्शन इटसेल्फ क्या है? नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आपने फंक्शन यूज किए होंगे, मैप फंक्शन यूज किया होगा, इवन आप जेएस में भी यूज करते होंगे, और हम्म। आपने ब्लॉक मेथड यूज किया होगा। अच्छा, लारावेल कलेक्शन ये में भी ये चीज़ हो कि अगर डेटाबेस की क्यूरीज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, लाइक डाटा हमारे पास आ गया तो डाटा को किस तरह पॉपुलेट करना है, आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेके आना है, कोई डाटा सारा लेके आना है, कोई डाटा फिल्टर करना है, तो इस तरह के बेसिक हमें ना फंक्शंस मिलते हैं सच। तो आई थिंक उनको आप लारावेल कलेक्शन कह सकते हैं मे बी, लाइक इंक्रीमेंटल फंक्शंस हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, गेट फंक्शन, बेसिक छोटे छोटे फंक्शंस हैं लारावेल के अंदर, मेथड्स मिलते हैं जिनको हम कॉल करके अपना काम कर सकते हैं। तो हम डेटाबेस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को फैच कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली। और लारावेल के रेलेवेंट एक और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज व्हाई वी यूज इंडेक्सिंग इन लारावेल। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग एक्चुअली किस डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं आप, डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपली अगर अरे की भी बात कर ली जाए तो उसमें भी इंडेक्सिंग होती है। इसमें पर्पस क्या होता है कि डाटा को हम एक वे से सॉर्ट कर देते हैं। मीन मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो मैंने डाटा को एक स्टेप बाय स्टेप लिख तो लिया, लेकिन हम उसको सॉर्टिंग करने के लिए बहुत सारी, उसको समझ लें कि पॉपुलेट करने के लिए हम उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। मीन हर एक जो हमारा डाटा होता है ना, उसको हम एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसा डाटाबेस के अंदर भी ये चीज़ होती है कि मेरे टेबल के अंदर कोई डाटा जा रहा है तो हम उस पूरे के पूरे रो को एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं जो उस पूरे रिकॉर्ड पूरे टेबल के अंदर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इंडेक्सिंग यही होती है कि उसमें थोड़ी यूनिकनेस पैदा हो जाती है चीज़ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आगे हमारे लिए। आज हमारे पास प्राइमरी की भी यूनिक होती है, हम उसके थ्रू भी हाँ, प्राइमरी की एक्चुअली वही प्राइमरी की एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी की के थ्रू इंडेक्सिंग परफॉर्म हो रही होती है, आप ये कह रहे हैं। ऐसे ऐसा इंडेक्सिंग प्राइमरी की तो एक डेटाबेस का फंक्शन है कि जो उस रिकॉर्ड को एक यूनिक नंबर असाइन करता है जो कि उस टेबल के अंदर रिपीट नहीं होता। इंडेक्सी अगर मे भी शायद इंडेक्सिंग की हो डेटाबेस के अंदर, ऐसा उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिकली जो इंडेक्सिंग है वो मैंने आपको बताया कि वो क्या होती है। सिंपली एक रिकॉर्ड है डाटा हमारे पास, उसके हर स्टेप पे उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर रही होती है ये चीज़। गॉट इट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेट्स से यू हैव अ क्यूरी, आपके पास एक क्यूरी है जो बहुत ज़्यादा डेटा को फैच कर रही है, 10,000 या इवन 1 मिलियन आप कह सकते हैं। तो उसकी हम्म। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपने उस क्यूरी पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इसलिए आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाना है ताकि आपके यूज़र का सिस्टम हैंग भी ना हो, लेस रिसोर्सेज भी यूज़ करे और रिजल्ट्स भी जल्दी रिटर्न करे।
अब एग्ज़ैक्टली इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट वेज़ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूट्यूब यूज़ करें या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, तो उसमें क्या होता है, आपने कोई पेज ओपन किया तो आपको स्पेसिफ़िक एक लिमिट तक डाटा दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड दिखा दिए, वो अगले रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाता। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही वो अगले रिकॉर्ड लेके आता है, बिला वजह अपनी के रिकॉर्ड नहीं लेके आता। तो एक ये मेथड है जिसमें हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर इसको डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसे पेजिनेशन वगैरह कह सकते हैं हम। सॉरी सॉरी दैट बेसिकली वो है हमारे पास कि हम उस पे डिफरेंट डेटा को व्यू कैसे कराते हैं। मैं इस पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि डेटा को आपने सारे को लोड ही करना है, आप पेजिनेट वगैरह नहीं कर सकते, एडवांस आपने हुँ, हुँ। लोड। उसकी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है कि 1 मिलियन का रिकॉर्ड आपने लोड भी करने हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज क्यूरी के थ्रू आपने लोड करने हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर तो पॉसिबिलिटी है कि हमने सारे का सारा डाटा ही डेटाबेस से मीन फेच करके लेके आना है, तो उसको आप लेके आ सकते हो। लेकिन अगर जैसे आपने पहले भी बताया कि सिंपली फेच क्यूरी जो सॉरी क्यूरी बिल्डर मेथड, अगर वो फास्ट एग्जीक्यूशन दे रहा है तो हम एज़ सच यहाँ पे उसको यूज़ कर लें। हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे उसकी जो इम्प्रूवनेस है फास्ट करने, तो उस अगर हमारा मतलब मेन फंडा उसकी तरफ है, तो हम उस मेथड की तरफ चले जाएँ। अब क्या होगा, डाटा हम सारा कलेक्शन लेके आ जाते हैं, तो उसको इसका एक बेटर वे मेरे ख्याल में ये भी है कि हम डाटा रिट्रीव करके उसको जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, वो एक बेसिक सी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो उसको आगे कहीं पे भी पास करना है, आप पास कर लें, और पास करने के बाद उसको आप मतलब कि डिस्ट्रक्ट कर लें या डिकम्पोज़ कर लें उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में, उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो इस तरह जब वो डाटा सर्वर पे मूव ऑन भी कर रहा होगा तो थोड़ा लोड कम पड़ेगा, एक ये भी इसका सॉल्यूशन है। डाटा अगर रिट्रीव करके लेके आना है तो वो तो लेके आना ही पड़ेगा, उसके लिए जो कंप्यूटेशन पावर यूज़ हो रही है वो होगी। लेकिन इसको नेटवर्किंग पे आगे पास ऑन करना है, तो उसके लिए हम ये मेथड एक यूज़ कर सकते हैं, जेसन में कन्वर्ट कर दें, या वही डाटा पास करें। अगर डायरेक्टली हम वही पास करना चाह रहे हैं जो हमें आया है, तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना डाटा की, वही पास करें फ़िल्टर करके, जो अनवांटेड डाटा है वो ना पास करें। तो इस तरह थोड़े बहुत मेथड्स के थ्रू हम ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा टू द पॉइंट जाएं, जिस तरह से हमने कहा कि जेसन के अंदर हम कर सकते हैं, बट जेसन के अंदर हुँ। हमारे पास पहले डेटा लोड हो गया, उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट जेसन वाला सोल्यूशन तो हमारे पास बाद में आएगा, पहले तो हमारी क्यूरी लोड होनी है, तो हमें क्यूरी का लोड टाइम। वही ना, मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि इसमें अगर थोड़ी सी चीज़ ऐड ऑन कर, लेट से एक टेबल है जिसके अंदर 15 एक कॉलम है, और उसमें आप हुँ। उसी डेटा को आप फैच कर रहे हैं, और यूज़ आपने कम कॉलम करने हैं। तो इस पार्ट ऑफ इसमें यूज़ कर रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक कॉलम्स को फिल्टर करेंगे, तो आपके लेट से जहाँ पे 5 कॉलम को आपने एक्सेस करना है वहाँ पे 10 स्किप हो जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हुँ। काम करते हैं। अगर आपको आइडिया है इन चीज़ों का तो, नहीं तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इट्स फाइन, आपने अ भी। एज़ सच अगर देखा जाए ना क्यूरी के अंदर, तो इसमें फंक्शंस हमें मिल जाते हैं। अब एग्ज़ैक्टली अगर आप मतलब एक तरह की डेवलपमेंट है। आपने अगर कोई काम करना है, सिंपली जाके अपनी लॉजिक क्लियर करो और जाके इंटरनेट पे सर्च करके आप काम कर सकते हो। एज़ सच मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेबी मैंने किया हो लेकिन एज़ सच अभी नहीं है। तो सिंपली यही कहूँगा कि इसमें बहुत सारे डेटाबेस के अंदर फंक्शन मिल जाते हैं बेतहाशा हैं, तो आप सिंपली उसकी वो जो है डॉक्यूमेंटेशन उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ओके, सीडर्स और फैक्ट्रीज में क्या डिफरेंस है? ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट डाटा स्टोरेज या डाटाबेस के अंदर एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर जिसमें हम डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जिसमें 2 तरह के मेथड्स हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एप्लीकेशन है, अगर कोई इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस से गुज़रता है और इंस्टॉल करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसके अंदर कुछ डाटा असाइन कर दें। या इसको अगर डिफ़ॉल्ट डाटा असाइनिंग करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई थिंक सीडर्स। और अगर हमने डाटा टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर स्टोर करना है, तो हम इसके लिए फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं, जिसमें फेक डाटा वगैरह हम वो जनरेट करवा के डीबी में स्टोर करवा देते हैं। और एज सच सीडर के अंदर हम अपना खुद का डाटा डिफ़ॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली हमारे सिस्टम के डाटाबेस के अंदर ऐड कर देता है। तो ये थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ग्रेट, एक्सप्लेन इट वेरी वेल। एक आई थिंक आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो लाइव सर्वर पे होस्टेड है, और हम चाहते हैं कि हर 24 आवर्स के बाद उसका बैकअप बनता है। हुँ, इस हुँ। कैसे अचीव करें? सॉरी मैंने क्वेश्चन समझा नहीं, काइंडली रिपीट करिएगा? ये हमारी एक एप्लीकेशन है जो लाइव सर्वर पे होस्टेड है, और हुँ। हम चाहते हैं कि उसका डेटा लूज ना हो, उसका बैकअप बनता है। हर 24 आवर्स के बाद हमें डेटाबेस का बैकअप बनाना है, तो हम कैसे? अच्छा, डाटा बैकअप के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं अगर देखा जाए। अगर हम प्रोग्रामिंग या लारावेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हम क्रोन जॉब वगैरह या इस तरह के डिफरेंट मेथड्स या क्यूब्स के प्रोसेस को रन कर सकते हैं, जो क्या करते हैं हम शेड्यूलिंग कर देते हैं कि आप भाई 24 घंटे बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट हो और हमारा जो डाटाबेस का डाटा है उसकी उसको इंपोर्ट करो या सॉरी इंपोर्ट होगा आई थिंक, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके उसको अपने सर्वर पर स्टोर करवा देते हैं। एक ये मैकेनिज्म है। अगर हम इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो ऐसा कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म या AWS या डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ना डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं जो आपको वो देती हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके जो डाटाबेस का बैकअप लेके स्टोर अपनी बकेट्स या स्टोरेज के अंदर ऐड करते रहते हैं। तो एक क्लाउड की तरफ से मैकेनिज्म मिल जाता है। और अगर लारावेल के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें शेड्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं क्रोन जॉब के थ्रू। डिफरेंट उसमें मैकेनिज्म होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम को जब मीट करते हैं, जो हम बताते हैं, तो उसकी बेस पे वो एग्जीक्यूट होते हैं और कोई भी हम उस पे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसमें ऐसा हम उसका डाटा बैकअप ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स से मैंने अपने यूजर्स को 2000 ईमेल सेंड करनी है, तो ये चीज़ मैं लारा हम्म। ये चीज़ करूँ? जी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि 5 बजे मैंने अपने मतलब 2000 यूज़र्स को ईमेल भेजनी है फॉर मतलब कोई सेल लगी है जनरली हम कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें हमने क्रॉन जॉब को यूज़ नहीं करना। यूज़र आया, उसने बटन पर क्लिक किया, और 2000 ईमेल ऑल यूज़र को जानी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र हुँ, का सिस्टम भी स्टक ना हो और 2000 ईमेल भी डिलीवर हो जाए। तो आपको पता है कि एक हुँ। ईमेल है तो वो काफ़ी सारा टाइम लेती है, तो उसका एग्ज़ैक्टली। तो अब हम एग्ज़ैक्टली अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जो सिस्टम है ना उस पे मतलब ऐसा नहीं लोड डालेंगे। हम क्या करेंगे, उसको एज़ अ बैकग्राउंड के तौर पे रन करेंगे। यूज़र ने बटन पे क्लिक किया, हम उसको सिंपली क्या नाम है चीज़ दिखा देंगे जी कि भाई आपका जो वो है मेल जाने का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो गया, आपको हम नोटिफ़ाई कर देंगे थोड़ी देर बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र अपने दूसरे पेजेज़ पे चला गया, एक्शन परफ़ॉर्म करता रहा, हमने इसमें क्यूब का प्रोसेस होता है मीन के बैकग्राउंड पे अपना कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें लारावेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं इवेंट वगैरह और ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड। वो सारा मतलब इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बैकग्राउंड पे कोई भी चीज़ अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम उन ईमेल्स को बैकग्राउंड पे क्या नाम है एग्जीक्यूट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि 4 मेल चलेगी, 1 मेल नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लारावेल के अंदर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है कि अगर कोई चीज़ सिस्टम के अंदर चल रही है और अगर ऑन द स्पॉट कोई इश्यू आता है तो वो उसको अपने सिस्टम के अंदर एज़ अ मतलब सर्वर के अंदर उसको स्टोर भी कर सकता है। तो इसके अंदर एक ये भी मैकेनिज़्म होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 मेल थी, 1000 मेल पे चीज़ स्टक हो गई, तो उसको भी वो कैप्चर कर लेगा और 1000 की 1000 मेल बैकग्राउंड पे उसको प्रॉपर एग्ज़ीक्यूट करेगा। और जैसे ही वो एग्ज़ीक्यूशन हो जाती है तो डीबी में हम अपना रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। यूज़र जाके और फेच करवा के इंटरफ़ेस पे दिखा देंगे एज़ एपीआई के थ्रू या सिंपली, तो यूज़र देख भी सकता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि टू द पॉइंट के बैकग्राउंड पे हम अपना कोड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ओके, what is service provider and why we use हुँ। them? Laravel, why we create our own self-service providers? सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। मीन एक स्पेसिफिक सेंट्रल पॉइंट होता है एप्लीकेशन के अंदर एज़ अ सर, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर कह देते हैं। वहाँ पे हम अपनी लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर्स वगैरह ये हमें दे रहा होता है उनको लिस्ट कर देता है। अगर हम कोई अपना कस्टम कोई फीचर या मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर लॉन्च मतलब रख सकते हैं। वो एज़ अ ग्लोबली वर्क कर सकता है। तो बेसिकली ये इसका छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कि जो फीचर्स होते हैं लारावेल की तरफ से या हम बना रहे होते हैं तो उसको हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल जो आपने यूज की हो या कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन पे अ, देखी नहीं इसको यूज़ नहीं किया मैंने ऐसा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती हैं बस वही यूज़ की हैं। है? और इससे पहले हमारे पास 5 तरह के सर्विस प्रोवाइडर थे।
लार्वल के अंदर जो पब्लिकली अवेलेबल होते थे, लेकिन अभी लार्वल 11 में जस्ट दो कर दिए हैं, सॉरी जस्ट वन कर दिए है एप्सर स्पाइडर उसके। हाँ, वन। इसकी स्पेसिफिक रीज़न तो मुझे नहीं पता। ऐसा जब मैंने पहले काम किया था तो उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स थी, लेकिन अभी जो मैं प्रीवियस 11 वर्जन पे काम कर रहा हूँ, ऐसा स्टार्ट किया है लास्ट मंथ, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर एक ही फाइल है, तो ऐसा मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा ज़रूर, लेकिन अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ के रिलेटेड। अब हम हमारा लार्वल का पार्ट भी कवर हो गया है। आपने कहा कि मेरा डेवऑप्स के अंदर भी एक्सपीरियंस है, हम हम्म। उसकी तरफ करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है। लेट से आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है, वीपीएस हैं, टिकट सर्वर हैं। तो एज सच इसको एज सच मैंने दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम मतलब होस्टिंग पे काम किया हुआ है। एक तरह की होती है शेयर होस्टिंग और एक है सिंपली वीपीएस टाइप। तो शेयर होस्टिंग मैंने जो यूज़ किया है वो स्टिंगर की यूज़ की हुई है, गोडैडी की यूज़ की हुई है, साइड ग्राउंड है, नेम चीप है, मतलब डिफरेंट यूज़ की हैं। ये तो टू दी पॉइंट होती है कि आप अपना कोड रखो और सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट्स नॉट मतलब बिग डील। एक होता है कि आप अपनी एक वर्चुअल मशीन लेके उस पर अपना सारा डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हो और उसको अपना आगे कोड प्रोसेस करते हो। तो मेजरली मैंने इसमें एक चीज़ यूज़ किया है होस्टिंगर का वीपीएस सर्वर, जिसमें आप अपनी एक वर्चुअल मशीन लेके और उसके अंदर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आई लिनक्स का उबुंटू इंस्टॉल करके और उसके अंदर अपने कोड को डिप्लॉय करते हो, और उसके बाद उसी सर्वर पे अगर आपने एच टी पी रिक्वेस्ट रिसीव और कैप्चर्स वगैरह करनी है तो आप ओके, आपके एंड से अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हम मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी सॉरी मेरे वो सर्वर को एक्सेस करेगा, और एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उसको पुल करेगा और उसको रीस्टार्ट कर देगा मेरे सर्वर को। एज सच मैंने इसमें रिएक्ट इंस्टॉल करके देखी हुई है और प्रॉपर डिप्लॉय किया साइट, और इसमें मैंने नेक्स्ट जेएस की और नोड जेएस किया हुआ है, मतलब जावास्क्रिप्ट के स्टैक्स को ही वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है सच। ठीक है, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, तो ये ओवरऑल यानी कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पे आज आज साहब ने हमें बताया कि डिफरेंट मेथड्स हैं डिप्लॉयमेंट की। तो आप यानी गिटहब का यूज़ करते हैं, गिटहब एग्जैक्टली। कोड डिप्लॉय किया और वो ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है सर्वर पे, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज भी हैं हमारे पास, लाइक बिटबकेट है, वो एटलिसन के नाम से एक कंपनी है, तो वो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो मीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो हमारे लिए जो सूटेबल है एज अ स्टार्टअप या एज अ फ्री में जो मिल रहा है हम उसका टूल समझ के यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ठीक है। अब लेट से एक और चैलेंज आता है हमारे पास कि लारावेल के अंदर आपको पता है कि लारावेल CLI भी है, और हम्म। फिर ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो आपको सर्वर पे रन करनी होती है, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जो है लारावेल, इसकी मैंने डिप्लॉयमेंट सिंपली शेयर होस्टिंग पे की हुई है, जिसमें नॉर्मली अगर हमने सर्वर भी चलाना होता है अपना या काम करना होता है तो हम डिफरेंट कमांड्स आर्टिसन कमांड रन करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन एज सच अगर शेयर होस्टिंग इसको डिप्लॉय करते हैं तो उस वहाँ पे एज सच कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एज सच पड़ती भी है, लाइक कैशे रिमूव करना है या कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है तो इसके लिए ना राउट्स के अंदर ये एक स्पेसिफिक आपको फंक्शंस मिलते हैं, राउट बेस्ड आर्टिसन कमांड्स होती हैं, हम उनका यूज़ करके अपनी क्यूरीज बेसिक एग्जीक्यूट करके अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उससे हम PHP की कमांड चला सकते हैं। लेट से मैंने कम हम्म। एलिमेंट कोई कमांड चलानी है, कंपोजर को अपडेट करना है या किसी पैकेज को रिमूव करके कंपोजर की जो फाइल है उसको मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको मैं कैसे करूँ। एज सच अगर शेयर होस्टिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर मैं सिंपली वर्चुअल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोड वहाँ पे पुश कर दिया, पुल कर लिया अपने वर्चुअल मशीन पे, और वहाँ पे मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो टर्मिनल बेस्ड होती हैं, CLI बेस्ड। तो इसमें मैं डायरेक्टली अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाके टर्मिनल के थ्रू और कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ, तो ऐसा कोई खास मैकेनिज्म नहीं होगा वर्चुअल मशीन के अंदर में भी। आप टर्मिनल यूज़ करते हैं, गुड हो गया। हम्म। फिर हम SSH भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम लाइक टर्मिनल।
ऐसा एग्जैक्टली। वर्चुअल मशीन को अगर हम एक्सेस कर रहे होते हैं डायरेक्टली अपने लोकल मशीन पे ताकि हम उसमें कोई काम कर सकें, तो हम एक्सेस एसएचएच के थ्रू ही करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है हम वही यूज़ कर लेते हैं। या इसके लिए एक सर्विस मिलती है मोवो एक्सटर्म के नेम से, मुझे एग्जैक्टली वो नाम नहीं है। तो वो भी एक तरह की ये टूल है जो क्या करता है कि हमारे सर्वर को एक्सेस करते हैं और हमें ना फीचर्स प्रोवाइड करता है कि बजाय कि हम टर्मिनल के थ्रू अपना काम करें, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो आपको एक सिस्टम की डायरेक्टरी दे देता है, मतलब मेरे उबंटू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्टॉल है उसको एक उसके अंदर इंटरफेस की फॉर्मेट दे देता है, मैं डायरेक्टली फोल्डर्स ओपन करके अपना काम कर सकता हूँ। तो डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। ग्रेट ग्रेट। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है डेवऑप्स के अंदर भी। अब मैं एक सीनियर डेवलपर है, तो सीनियर मोस्टली जूनियर्स को भी लीड कर रहे होते हैं। तो उसमें मैं एग्जैक्टली। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एज आप टीम लीड हैं, आप कोड को कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे? अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि एक ही कोड बेस पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, मीन आप टीम लीड कर रहे हो, डिफरेंट 4-5 लोग हैं, आप ही की कोड बेस के अंदर मिल के काम कर रहे हो, तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट। अब यहाँ पे हम लोग उसका गिट का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा कोड ट्रैक हो, और हमने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म गिटहब चूज़ कर लिया जिसमें अपना कोड पुश करेंगे और जहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे। तो क्या होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लाइक मैंने एक ही पेज पे 3 लोगों ने काम किया, तो वो अब कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं किसको मतलब फाइनलाइज़ करूँ। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। उनको फिर रिज़ॉल्व करने के लिए हमें एक ना सीक्वेंस से चलना पड़ता है। मीन के अगर मैं टीम लीड कर रहा हूँ या मैं सीनियर, तो मेरे अंडर जो लोग हैं उनका एक स्पेसिफिक हम टाइम दे देंगे कि भाई आपने ये काम किया, तो आप इस स्पेसिफिक टाइम पे या एक सीक्वेंस के साथ अपना वो क्या नाम है कोड पुश करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। अगर आ भी जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर ये है कि जो मतलब जिस बंदे ने या जिस मेंबर ने वो काम किया, आप उसको बुला के उसके साथ इंटरेक्ट करके और फिर उसको रिजॉल्व कर सकते हो। मीन के वो आपको जाहिर सी बात है कोड ट्रैक कर रहा है तो आपको बता देता है कि तीन एक ही लाइन पे 4 लोगों ने चेंजेस किए हैं, तो बता देता है कि ये इसने किया, ये इसने किया, आपने किसको मतलब आगे लेके चलना है, परस्यू करना है, एग्जीक्यूट तो वो भी करते हैं उसको हम। बता देता है। हुँ। इसके अलावा लेट्स से आपके पास जूनियर्स हैं, तो उनको आप किस तरह से एजुकेट करते हैं कि वो मोर वो डिसर्ट भी ना हो, न्यू चीज़ लर्न भी करें, या किस तरह से आप स्टैंडर्ड या कन्वेंशंस को उनसे फॉलो करा सकते हैं? इस चीज़ को आप कैसे अ, मोटिवेट करेंगे एक जनरल टिप्स? सिंपली मैं जो चीज़ बताता हूँ वो यही है कि आपने एक मतलब मोस्टली अगर कोई लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो मैंने भी चीज़ देखी है, जो मैंने खुद भी फेस की थी कि अगर आप एक स्पेसिफिक टूल पे काम कर रहे हो, मीन जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो उनका ये माइंड होता है कि मैंने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो मैंने सारी की सारी सीख के फिर डेवलपमेंट करनी है। वो ये नहीं करते कि 4 चीज़ें सीखी हैं तो बस दैट्स इट, आगे मूव ऑन करें। वो एक कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को मैं पूरी की पूरी को सीखूँ, सीखने के बाद फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ, उस पे प्रोजेक्ट बनाऊँ, और जब मैं काम करने बैठूँ तो मुझे एक-एक चीज़ आती हो, मैं खुद सारा कोड लिखूँ। तो फिर यही समझाया जाता है कि आप इस तरह नहीं करना, आपने अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपने सिर्फ टू द पॉइंट उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि उसके अंदर हो क्या रहा है, और जो चीज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है उसकी लॉजिक क्या है। आपने लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। इंटरनेट भरा पड़ा है और अब एआई टूल्स आ गए हैं, आप जाके उनसे कोड की हेल्प ले सकते हो। जो टूल यूज़ कर रहे हो उसका वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर लो, लेकिन कोड रट्टा नहीं लगाना, दैट्स इट। अपनी लॉजिक्स क्लियर करनी है और जो इश्यू फेस हो रहा है उसको आपने एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है लॉजिकली, और कोड इंटरनेट पे पड़ा है, आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो इजीली। वेरी गुड। और अगर मैं मोर स्पेसिफिक जाऊँ, तो लेट्स से आप भी काम कर रहे हैं, दूसरे डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं, तो आप हम्म। कन्वेंशंस को कैसे मेक श्योर करेंगे कि जैसे आप वेरिएबल बना रहे हैं वो भी बनाएं, जैसे आप फंक्शन का हम्म। नेम अब बना। एग्जैक्टली ये भी एक चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है स्टार्टिंग में, कि मीन के स्टार्टिंग में कुछ अगर मेंबर्स न्यू ज्वाइन करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन एक ही डिफरेंट मेंबर्स के साथ अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो इजी होता है। अब इसमें क्या होता है कि कन्वेंशंस इसमें आ जाते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाते हैं, कुछ लोकल, तो किस तरह डिक्लेयर करना है, क्या नेमिंग कन्वेंशन है, क्या उसमें केस सेंसिटिविटी देखनी है, कि कैमल केस किस तरह रखने हैं, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो डिफरेंट, तो उसको किस तरह यूज़ करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है। ये ना हो कि मैं अगर लारावेल यूज़ कर रहा हूँ तो एक जगह कंट्रोलर के अंदर मैंने एलोकेंट आरएम यूज़ कर दिया, वो अपने हिसाब से कोड कर रहा है, तो वो पकड़ के क्वेरी बिल्डर यूज़ कर ले, तो नहीं।
स्टार्टिंग में अगर आपने काम करना है तो 1-2 वीक उसको या 1 मिनिमम वीक दो, उसको समझाओ, उसको थोड़ी कन्वेंशन से गाइड करो, उसको पहले अपनी कोड बेस दो ताकि उसको एक्सप्लोर करे उसके अंदर हो क्या रहा है। फिर आप उससे मीटिंग करके उससे डिस्कस कर लो चीज़ें कि इस इसमें ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं हमने, और फिर इसके बाद आप उसको कंटिन्यू करो। तो ये थोड़ा-सा सिनेरियो होता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। हाँ, स्टार्ट में ये काफ़ी चैलेंज होता है अपने हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। करियर है। तो उसके लिए हमारे पास PSR स्टैंडर्ड्स जिनकी आप बात कर रहे थे वो बने हुए हैं। हम हुँ। डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल को हमेशा आपने कैमल केस बनाना है, मेथड को आपने कैमल केस में। और जनरली हर प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है, टीएक्सटी फाइल होती है, उसके अंदर आप ना अपनी फाइल सारा वो लिख सकते हो कि मीन उसकी बेसिक इंस्टॉलेशंस क्या हैं, उसका बेसिक फंडा क्या है, किस तरह कन्वेंशन यूज़ करनी है, क्या एक्सटर्नल पैकेजेस हैं, क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो आप वो सारी लिस्ट कर दो, अगर कोई एक्सटर्नल बंदा आके काम भी कर रहा है तो पहले उसको रीड करके एग्जैक्टली टू द पॉइंट समझ सकता है कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। तो एक ये भी एक पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्त है कि लेट से 5 मेंबर आप काम कर रहे हो, इन फ्यूचर डाटा मेंबर ज्वाइन करता है तो उसमें आपको उसको जीरो से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इस चीज़ पे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी टाइम टेकिंग हो जाती है कि मीन टाइम कम है लेकिन जल्दी-जल्दी में काम करना है, तो थोड़े इश्यूज़ वगैरह बनते हैं, लेकिन एक अच्छी अप्रोच है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। टेक्निकल लोग समझ लेते हैं, नॉन टेक्निकल लोग इसको नहीं समझ पाते कि काम करना है आपने तो वो कहेंगे हमें 3 दिन में करके दो। लेकिन अगर एक अच्छे अप्रोच में लेके चलो उसे तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी ओवरऑल जो क्वेश्चनिंग के रेलेवेंट चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम थोड़ा सा लर्निंग पर्पस के लिए क्वेश्चंस करते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड हुँ, कैन वी टेक 5 more minutes, कैन वी गो अहेड फॉर 5 more minutes? यस यस, नो इश्यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। लेट्स से हम कंपनीज के अंदर काम करते हैं, जिस तरह से अभी आपने बात हुँ, की कि नॉन टेक्निकल बंदे को कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से हुँ, हमारे पास बॉस होते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं या इवन सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। उनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता है इतना, तो उनको हम कैसे कन्विंस करें कि जिस तरह से अभी हमने टीम की बात की कि टीम के अंदर 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी कोड मर्जिंग का इट सेल्फ एक टास्क है जो काउंट नहीं होगा फीचर्स के अंदर, लेकिन इट सेल्फ टास्क है। इसके अलावा हुँ। टीम की कोऑर्डिनेशंस, फिर उनकी डिफरेंट आपने उनको टास्क असाइन करना, फिर उनकी चीज़ों को मर्ज करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे कन्विंस कर सकते अब इसमें 2 सिनेरियो हैं जो मेरे साथ भी मतलब पेश आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ, जो वहाँ के कंपनी के ओनर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ऑलरेडी इसी फ़ील्ड के अंदर हैं, वो प्योर टेक्निकल लोग हैं, तो उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया है। अब स्टार्टिंग में अगर लर्निंग की बात करें तो अगर आपको एक स्पेसिफ़िक चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपको उसके प्रॉपर रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर देंगे, आपको टाइम दे देंगे, पहली चीज़। सेकंडली, अगर आपने कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ इस तरह होनी है, तो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं और करवाते हैं, फर्स्ट चीज़। सेकंडली, जहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था, तो वहाँ पे ये इसी तरह का एक सिनेरियो था कि वो जो थे ओनर वगैरह, वो टेक्निकल ज़रूर थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, मतलब थे ज़रूर, ये नहीं कह सकते कि नहीं थे, लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। उनका ये आइडिया था जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने काम करना है, तो ये एक ऐप बनानी है या एक वेबसाइट बनानी है, तो महीने के अंदर एक ऐप कंप्लीट कर दो। अब ये मैटर नहीं करता अंदर क्या यूज़ हो रहा है, किस तरह करना है, उन्हें इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है, आउटपुट चाहिए। अब उस आउटपुट के चक्कर में चाहे पीछे कोड का कुछ भी हो जाए, कोई भी मसले-मसाइल आ जाए, वो नहीं देख रहे। अगर निकलता है, उन्हें पता चलता है तो हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो इस फ़ेज़ में कन्विंस इसी तरह कर सकते हैं, उन्हें बताया जाए बिठा के, भाई देखें ये सिनेरियो है, इस तरह चीज़ें दिखानी है, मतलब उसको प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये एक बेटर वे है कि वो कन्विंस हो सकते हैं, वैसे ही ज़बानी कलामी तो मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। साथ जैसा कि आपने, साथ जी जी। मतलब साथ बिठाएँ उनको और बताएँ कि अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो टीम को भी बिठाएँ, उनको भी बिठाएँ और सारा एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर कि ये डेवलपमेंट का सिनेरियो है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह फिर थोड़ा-सा कन्विंस कर सकता है बंदा। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से अभी आपने बात की, उनको गर्ज नहीं होती पीछे क्या हो रहा है। जैसे एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे आपने एजेक्स कॉल यूज़ करनी है, वहाँ पे आप विदाउट पेज रिफ्रेश में कुछ मिनटों में आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो इस तरह की चीज़। सेम आपने
सेम आप एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल लारावेल के अंदर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर एक फॉर्म फिल किया, सबमिट किया, सर्वर पे रिक्वेस्ट की, जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। इसको अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएं तो वहाँ पे थोड़ी और एफर्ट लगती है फॉर्म को एम्प्टी करने में, क्योंकि वहाँ पे पेज रेंडर हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा, तो हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें खुद उसको एम्प्टी करना पड़ता है, और ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा उसी टाइम ऑन द स्पॉट अगर फॉर्म दोबारा फिल होता है तो कोई इशू ना क्रिएट करे। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेज पे जहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो गया तो काम खत्म। तो इस तरह की टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसके अलावा क्रोम जॉब की सेटिंग आप और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम्म। हम इन चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं, और फिर ये है कि हम उनसे कॉन्सेंट भी ले सकते हैं इसमें मैं, एग्जैक्टली। कि अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं कि विद इन अ मंथ कंप्लीट करनी है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर द बिहाइंड द सीन टेक्निकलिटीज़ क्या है, तो हम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। अगर आपकी वेबसाइट का एग्जैक्टली। है या उस पर लोड ज़्यादा आता है तो वो सर्व नहीं कर पाती यूज़र को। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक हो गया। इट्स ग्रेट टू मीट विद यू आहत। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। गुड लक फॉर योर कैरियर। थैंक यू, थैंक यू। या आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह क्रिएट करते हो ताकि लोग उनसे सीख सकें। मैंने भी स्टार्टिंग में जब लारावेल सीखी थी तो आप ही के ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया था, जिसने काफ़ी मुझे गाइड किया है। बिल्कुल, हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। आपने सीखी हैं, एग्जैक्टली। आप अपनी टीम को डिलीवर करेंगे, तो वहाँ पे उस दौरान आपकी कंट्रीब्यूशन भी इसमें हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विल मीट यू अगेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।